आज राज्य की उत्पत्ति, राज्य के तत्व और विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इस बारे में कोई एक सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास के असफल हो जाने के कारण विचारकों के द्वारा कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक विचारकों ने ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में कल्पना के आधार पर समय समय पर कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत या बल प्रयोग सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत प्रमुख हैं। अब हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करने से पहले राज्य के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। जैसा कि गार्डनर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्डनर ने राज्य के बारे में कहा है, जिसका अध्ययन हमने पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी किया था। राज्य के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन है। राजनीतिक विचारकों ने इसे राजनीतिक संस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे नियमों के अनुसार अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। इतिहासवेत्ता इसे ऐतिहासिक संगठन मानते हैं। नीति शास्त्रियों ने इसे एक नैतिक संस्था बताया है और यूनानी विचारकों ने राज्य को प्राकृतिक समुदाय, सद्गुणों का या अच्छे जीवन की प्राप्ति का माध्यम माना है। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। राज्य के लिए बोंदा ने रिपब्लिक तथा हाफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है कि हाफ्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है और बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। अनेक विचारकों ने राज्य की परिभाषाएं भी दी है कि देखें तो अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि है। इसी प्रकार लास्की के अनुसार राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपनी निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं से सर्वोच्च है। ये लास्की ने राज्य के बारे में बताया है। इस प्रकार राज्य उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल हो, उस भूभाग में जनसंख्या या जनता निवास करती हो तथा राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सरकार या शासन हो तथा वह संप्रभु संपन्न हो। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखें तो मनु कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत किया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। वो है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। ये कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। गार्डनर राज्य के तत्वों में बात करें तो उन्होंने मनुष्यों का एक समुदाय, एक प्रदेश जिसमें स्थायी रूप से रहते हों और आंतरिक संप्रभुता तथा बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र एक राजनीतिक संगठन ये बताया है। अब देखें
तो सामान्य रूप में वर्तमान समय में राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। वो 4 तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग या क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। अब जनसंख्या तथा भूभाग या क्षेत्र को राज्य का भौतिक तत्व माना गया है तथा सरकार व संप्रभुता को तत्व मीमांसक या आध्यात्मिक तत्व समझा जाता है। अब हम 4 तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो राज्य का पहला तत्व है जनसंख्या, कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी लॉज में अपने उप आदर्श राज्य के लिए 5040 की जनसंख्या की बात की है। कि प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी दी लॉज, उसमें अपने उप आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या की बात की। रूसों ने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। अरस्तु मध्य मार्ग अपनाते हुए कहता है कि जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। संख्यात्मक पक्ष के साथ साथ जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण है, ये अरस्तु ने बताया है। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में विश्व के जो देश हैं उसमें अंतर है। एक तरफ देखें जहाँ भारत, चीन, रूस, अमेरिका जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश से लेकर वेटिकन सिटी, मालदीव, फिजी जैसे बहुत कम जनसंख्या वाले राज्य भी हैं। इस राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। कि राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ये इसलिए जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। दूसरा है निश्चित भूभाग या क्षेत्र, कि राज्य के पास निश्चित भूभाग या क्षेत्र होना अनिवार्य है। बिना निश्चित भूभाग या क्षेत्र के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य के क्षेत्र में भूमि, जल या समुद्री सीमाएं और अंतरिक्ष या वायुमंडल सम्मिलित है। कि उसके क्षेत्रफल में अंतर्गत उसकी जो भूमि है वो भी शामिल है, जो जल है या समुद्र सीमाएं लगती हैं वो भी शामिल है, उसका अंतरिक्ष या वायुमंडल भी उसमें शामिल है। राज्य का क्षेत्र कितना हो यह निश्चित करना कठिन है। राज्य के क्षेत्र के आकार की कोई मानक सीमा निश्चित नहीं हो सकती है। राज्य का क्षेत्र का आकार उतना ही होना चाहिए जिससे उसकी समुचित सुरक्षा हो सके तथा उसमें प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होने चाहिए। जैसे उपजाऊ मैदानी भाग हो जिससे भरपूर मात्रा में खाद्यान्न पैदा किए जा सके, खाने हो जिससे खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सके, भरपूर मात्रा में नदियाँ, झीलें और जल संसाधन हो, पर्वत हो, वन हो आदि, जिससे उपलब्ध संसाधनों से राज्य की जनता का समुचित भरण पोषण व विकास हो सके। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो विश्व में एक और रूस, चीन, कनाडा जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले देश हैं, तो दूसरी ओर मॉरिशस, फिजी, वेटिकन सिटी जैसे लघु आकार वाले राज्य भी हैं। अगला है सरकार, कि राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति या राज्य की इच्छाओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। वलंसली ने कहा है कि यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए अराजकता पर नियंत्रण रखने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए शासन का होना अति आवश्यक है। सरकार अराजकता की स्थिति को समाप्त करती है और सरकार के कई रूप होते हैं। देखें तो लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र आदि। इसमें लोकतंत्र शासन या सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप है। लोकतंत्रीय राज्य में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। अब है राज्य का जो प्रमुख अनिवार्य तत्व है संप्रभुता।
संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो उसे मनुष्यों के अन्य सभी संघों से अलग कर देती है। इसके दो पक्ष हैं। संप्रभुता के दो पक्ष हैं, आंतरिक संप्रभुता आंतरिक पक्ष और बाह्य संप्रभुता बाह्य पक्ष। आंतरिक संप्रभुता का आशय है कि राज्य की सीमाओं में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति समुदाय इसकी आज्ञा पालन को वैध है, तथा बाह्य संप्रभुता का आशय है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, राज्य हर प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो और वह दूसरे देशों से स्वतंत्रता पूर्वक विदेशी संबंध स्थापित कर सके। संप्रभुता के लक्षणों की देखें तो संप्रभुता का लक्षण है मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता, अपृथक्करणीय, अनन्यता, असीम आदि। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति व राज्य का अर्थ व राज्य के तत्वों के बारे में अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें देखा कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत या बल प्रयोग सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।